नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के कैपेसिटी बिल्डिंग चेयरमैन की तरफ से एक बयान देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पाथ है वो चीन की तरह नहीं होने वाला है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कहा गया है कि चीन का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पाथ है वो इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये जो चीन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पाथ है वो अपने लिमिट तक पहुंच चुका है, लगभग अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। तो ये दो बयान आए हैं जिसमें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के सीबीसी चेयरमैन की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं, साथ ही साथ चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं। तो समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में कि आखिर चीन ने अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से ग्रो किया, किस तरीके से चीन ने एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया, और ये जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा जा रहा है कि चीन की इकोनॉमी अपने एक लिमिट तक पहुंच चुकी है, और साथ ही साथ जो सीबीसी के चेयरमैन के द्वारा कहा गया कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ चीन के मॉडल पर नहीं होने वाला है। चीन जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है, भारत उस मॉडल को फॉलो नहीं करना चाहेगा। भारत को अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए एक अलग अप्रोच अपनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखिए, इस समय भारत और चीन की इकोनॉमिक मॉडल की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारत सरकार ने यह तय किया है कि साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अब जाहिर सी बात है कि एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए भारत को इकोनॉमिकली ग्रो करना पड़ेगा, और साल 2047 तक भारत की इकोनॉमी को एक बड़ी और मजबूत स्थिति में लाना होगा। तो सीबीसी के चेयरमैन आदिल जैनुल भाई के द्वारा इसी बात पर चर्चा की जा रही थी कि जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो वो जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो चीन के इकोनॉमिक मॉडल पे नहीं होने वाला है, क्योंकि जो चीन की इकोनॉमी है वो इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मोटे तौर से आप कह सकते हैं कि चीन का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है। लेकिन आज के समय में चीन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है उसको कई फाइनेंशियल एजेंसियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये अपने पीक तक पहुंच चुका है, उसमें और ज्यादा बड़े स्केल पर ग्रो होने की संभावना नहीं है। और ऐसे में यदि इसी पाथ को, इसी डेवलपमेंट मॉडल को भारत भी फॉलो करने की कोशिश करता है तो भारत की इकोनॉमी में भी आगे चलकर इसी तरीके की समस्याएं आने वाली हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल होगा वो चीन के मॉडल से बहुत डिफरेंट होने वाला है। भारत सरकार की तरफ से भी, भारत सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी, भारत सरकार के ऑफिशियल्स की तरफ से भी इस बात को बताया जा चुका है कि जो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल होने वाला है वो चीन से बहुत अलग होगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है क्या, और चीन रैपिडली कैसे अपने इकोनॉमी को ग्रो कर पाया। तो देखिए, चीन की इकोनॉमी को ग्रो होने के पीछे उस समय का जो इन्वायरमेंट था वो काफी अलग था, साथ ही साथ उस समय चीन की कैपेबिलिटीज भी काफी अलग थी। और ये सब इस तरीके से हुआ कि जब चीन की इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर रही थी तो उस समय पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इन सभी का दौर चल रहा था, और ये काफी लंबे समय तक चला। और इसमें किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये जरूरी था कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी को अपनाया जाए, अपनी इकोनॉमी में सुधार किए जाएं, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं, साथ ही साथ उस देश में ऐसी सरकार रहे जो लगातार उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करती रहे। अब आप चीन का सिस्टम देखिए। चीन एक सिंगल पार्टी सिस्टम है। चीन में केवल एक ही पार्टी राज करती है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और चीन में शुरुआत से ही कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल है। साथ ही साथ चीन का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफी सेंट्रलाइज्ड है, जिसकी वजह से चीन में जो पॉलिसीज बनती हैं उनको बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। चीन ने अपने देश में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा तो दिया, लेकिन उन सब पर भी चीन की सरकार का ही कंट्रोल है। तो चीन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल रहा है वो सबसे पहले रहा है स्टेट कंट्रोल। चीन में इस तरीके का इन्वायरमेंट रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पूरे चीन को, चीन की पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, डिसीजन मेकिंग को, सब कुछ को कंट्रोल कर रही थी। इसकी वजह से हुआ क्या कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए अपनाई गई, और इन पॉलिसीज को बनाने के लिए चीन में जो डिसीजन मेकिंग होता था वो अपेक्स बॉडी की तरफ से किया जाता था। यानी चीन में जो ज्यादातर पॉलिसीज है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो टॉप लीडरशिप या टॉप ब्यूरोक्रेसी की तरफ से लिया जाता है। और इन सब की वजह से एक माहौल बना चीन में मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, और इस माहौल की वजह से चीन में वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट आया। क्योंकि चीन में लेबर बहुत ज्यादा सस्ता था और वहां पे माहौल भी इस तरीके का था कि सब कुछ आसानी से उपलब्ध था, इसलिए दुनिया के बहुत सारे देश चीन में इन्वेस्टमेंट करते गए और वहां पर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करते गए, जिसकी वजह से हुआ क्या कि चीन की इकोनॉमी एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरी।
अब जाहिर सी बात थी कि चीन में जब इतने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी तो वो सब कुछ चीन में तो खप नहीं सकता है। तो यहाँ से चीन ने अपने देश में प्रोड्यूस हुए गुड्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। गुड्स के बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट से चीन की इकोनॉमी में एक बूम देखा गया और चीन की इकोनॉमी एक लंबे समय तक डबल डिजिट में ग्रोथ करती रही और इस तरीके से चीन की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बन चुकी है। अब चीन की इस एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी का सबसे बड़ा खतरा ये है कि यदि भविष्य में चीन का एक्सपोर्ट गिरता है तो इससे डायरेक्टली चीन की जीडीपी और चीन की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे यदि चीन के ऊपर किन्हीं बड़े देशों या किसी बड़े देश के समूह के द्वारा टैरिफ लगाया जाता है या ट्रेड वार को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यदि चीन के खिलाफ ट्रेड वार को बढ़ावा देते हैं या चीन के गुड्स के ऊपर टैरिफ बढ़ाते हैं तो ऐसे में चीन की इकोनॉमी के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और फिलहाल के समय में चीन के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आने वाले 25 सालों में भारत का ये टारगेट है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए, साथ ही साथ भारत को एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पे विकसित किया जाए। तो ऐसे में भारत ग्रो करने के लिए चीन के इस इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे जिस तरीके से आने वाले समय में चीन को समस्याएं खड़ी होने वाली हैं, तो ठीक उसी तरीके से भारत भी यदि इसी मॉडल पे ग्रो करेगा तो आने वाले समय में यानी भविष्य में भारत के लिए भी वैसी ही समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे में जरूरी है कि भारत को एक बैलेंस बना करके चलना होगा। भारत की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म तक ग्रो करने के लिए ये जरूरी है कि भारत की इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो और स्टेबल भी हो। जैसे भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, तो भारत की इकोनॉमी को इस तरीके से ग्रो करना होगा कि भारत अपनी डोमेस्टिक डिमांड को भी पूरा कर सके और एक्सपोर्ट की जो डिमांड है उसको भी पूरा कर सके। लेकिन ये सब कुछ चीन के इकोनॉमिक मॉडल की तरह नहीं होना चाहिए। भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट को दोनों को बैलेंस करके चलने वाला होना चाहिए। चूंकि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, तो जाहिर सी बात है कि भारत में जो युवा पॉपुलेशन है, यंग लोग हैं, वो बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में अभी के समय में भारत में एक जॉब्स क्रिएशन बहुत बड़ी समस्या है। भारत को कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाने के लिए जरूरी है कि भारत लगातार हर साल जॉब्स को भी क्रिएट करे और इसके लिए जरूरी है कि भारत किसी एक सेक्टर में ग्रो न करे, बल्कि भारत का एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो, यानी भारत में हर एक सेक्टर का ग्रोथ होना चाहिए और हर एक सेक्टर भारत में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, जिसमें रूरल और अर्बन एरिया शामिल हैं। इसके अलावा आजकल के समय में आप सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट यानी क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या बन चुका है। चीन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल में इन्वायरमेंट का कुछ खासा ध्यान नहीं रखा गया था और चीन में इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुआ है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है। तो आज के समय में जब भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो भारत को ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन न हो। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल ग्रोथ के साथ साथ चले और आज के समय में जो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसमें इन्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आज के समय में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बहुत ही तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तेजी से भी हो, भारत में पॉल्यूशन भी कम हो और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जा सके। तो ये जो आज के समय भारत का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ का एक मॉडल बन रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बनेगा कि किस तरीके से आज के समय में कोई भी देश किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को एक कंसिस्टेंट, सस्टेनेबल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकता है। इसके अलावा इन सब चीजों के साथ ही भारत को जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी है उस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। भारत को रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ताकि जो भारत की इकोनॉमी है एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन पाए, जिससे हाई वैल्यू जॉब्स को क्रिएट कर पाने में मदद मिलेगी और इसकी वजह से भारत एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखेगा। इसके अलावा भारत का जो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड होना चाहिए वो भी काफी बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि यदि भारत चीन की तरह एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है तो इससे यदि भविष्य में कोई इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है या किसी देश के साथ रिश्ते खराब होते हैं तो इससे भारत की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा भारत में डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है और इसकी वजह से भारत में एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग काफी कठिन होता है और इसीलिए भारत में कंसेंसस बिल्डिंग के साथ डिसीजन लिए जाते हैं, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ को दिखाता है, जो कि चीन में नहीं है, क्योंकि चीन में एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम है और वहां से जो निर्णय हो गए वो पूरे देश में अप्लाई होते हैं। तो ये जो चीन का एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल है, जो कि चीन को एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है, वो भारत के लिए एक सूटेबल पाथ नहीं होगा, क्योंकि चीन का एक जो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग बॉडी है, क्योंकि चीन का एक जो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल है उसमें डोमेस्टिक मार्केट या इन्वायरमेंट या डाइवर्सिफिकेशन या इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ट्रेड बैलेंस, इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है।
जबकि भारत के लिए ये जरूरी है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि भारत डोमेस्टिक मार्केट का भी ध्यान रखे, जॉब क्रिएशन का भी ध्यान रखे, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स का भी ध्यान रखे, साथ ही साथ भारत अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का भी ध्यान रखे जिसमें डाइवर्सिफिकेशन हो और उसमें इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो। भारत को अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए ये जरूरी है कि भारत अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन पे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे, इनोवेशन पे, ट्रेड बैलेंस पे ज्यादा ध्यान दे ताकि भारत की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म तक एक सस्टेनेबल और हाई ग्रोथ रेट को दिखा सके, जो कि चीन के एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल से बिल्कुल भी अलग होगा। और इससे भारत का ये जो एक इकोनॉमिक मॉडल है वो पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बनेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जो चीन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ मॉडल है जो कि एक्सपोर्ट बेस्ड है, और ये जो भारत का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल होने वाला है, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके बताइएगा। और जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।